नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़। जैसे आप जानते हैं, इस सीरीज़ में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपसे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं, जीके के सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी जिनके आगे भी पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड में भी कई सारे पूछे गए होते हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 257वीं क्लास हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट जो आप यहाँ पे देखते हैं, एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलती है, अतिरिक्त तथ्य आपको यहाँ पे मिलते हैं, जिनसे आपका रिवीजन भी होता रहता है। हर सेगमेंट से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपका एक मिक्स रिवीजन भी यहाँ पे चलता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के योगदान का उच्चतम से निम्नतम तक का सही क्रम क्या होगा। जैसे आप जानते हैं, किसी भी देश की जीडीपी में 3 इंपॉर्टेंट क्षेत्र होते हैं। एक को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र, एक को कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र और एक को कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि जो कृषि से संबंधित होता है, द्वितीयक क्षेत्र यानी कि जो हमारे उद्योग हो गया, जिसके लिए प्राथमिक क्षेत्र का जो उत्पाद है रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, और तृतीय क्षेत्र यानी कि जो सर्विस सेक्टर होता है, यानी कि सेवा क्षेत्र। आपको बताना है भारत की जीडीपी में किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है। भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सेवा क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। भारत की जीडीपी में 50 से 55% के मध्य में सेवा क्षेत्र का योगदान है। नंबर 2 में जो औद्योगिक क्षेत्र होता है, यानी जो निर्माण क्षेत्र है, जिसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, 25 से 30% इसका योगदान है। और फिर कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र 15 से 20% के करीब इसका योगदान भारत की जीडीपी में है। ठीक है। अगला, विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो विनिर्माण है यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत होती है? द्वितीयक क्षेत्र में होती है। यह आपका सिंपल सा सवाल, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। तृतीय क्षेत्र में क्या है? ये सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र, जैसे बैंकिंग हो गई या और भी अदर प्रकार की जो सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध होती हैं, वो आपके इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र ये कृषि आधारित होता है, तो ये आपकी गलत है। केवल द्वितीय क्षेत्र है जिससे विनिर्माण इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? देखिए, अमेरिका की खोज किसने करी थी? अमेरिका की खोज कोलंबस ने करी थी। क्रिस्टोफर कोलंबस इसका पूरा नाम है। ये किस देश का था? ये पुर्तगाल का था। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है। जब ये समुद्री अभियानों में जा रहा था तो उस समय जो राजा थे वहां के, पुर्तगाल के, उनके पास गया कि इसको समुद्री अभियान में जाना है और वो इसको यहाँ पे क्या करे? वित्त प्रदान करे, यानी पैसे इसको दे। पुर्तगाल का राजा इसे मना कर देता है। उसके बाद ये जाता है स्पेन के राजा के पास और स्पेन का राजा इसे फंड यहाँ पे देता है। तो यह था पुर्तगाल का, लेकिन इसकी फंडिंग किसने करी थी? स्पेन के राजा ने करी थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। 1492 में इसने खोजा था अमेरिका को, जिसे नई दुनिया बाद में कहा जाता था। ठीक है। भारत में सबसे पहले कौन आया था समुद्री मार्ग से? वो वास्को डी गामा था। वो भी पुर्तगाल का यात्री था। वह 1498 में भारत आया था। ठीक है। अगला, 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्पलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद करी थी? वो कौन सा पत्रिका थी या कौन सा पैम्पलेट था जिसने अमेरिकी के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको प्रेरित किया? इस पत्रिका का नाम था सामान्य ज्ञान। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। किसका यह पैम्पलेट था? यह पैम्पलेट थॉमस पेन का था। ठीक है। जो हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री वाली वीडियो थी उसमें हमने बात करी थी कि 1776 में जब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है, अमेरिका आज़ादी की घोषणा करता है, उसी दौरान एक पत्रिका प्रकाशित करी थी थॉमस पेन ने, जिसका नाम था कॉमन सेंस यानी कि सामान्य ज्ञान।
इसको आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में एज इट इज पूछा गया है। इसके अलावा इसकी एक और रचना है जो पेपर में आती है, राइट्स ऑफ मेन्स। ये किसकी रचना है? राइट्स ऑफ मेन। ये रचना भी थॉमस पेन की है। इसका योगदान अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानी संग्राम में इतना था कि जो अमेरिका का दूसरा राष्ट्रपति था उसका नाम था जॉन एडम्स, और जॉन एडम्स ने इस व्यक्ति के बारे में, थॉमस पेन के बारे में कहा कि अगर इसने लेख नहीं लिखे होते तो जॉर्ज वॉशिंगटन जो अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बना उसका स्वतंत्रता संघर्ष किसी भी काम का नहीं होता। तो काफी इंपॉर्टेंट इसका अमेरिकी स्वतंत्रता में योगदान था। ठीक है, अगला, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी थी? देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा ये किसके द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा इसे तैयार किया गया? इसे तैयार किया गया था थॉमस जेफरसन के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जल्दबाजी में आपने वॉशिंगटन के ऊपर टिक नहीं करना है। वॉशिंगटन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जरूर था, पहला राष्ट्रपति भी यही बना था, ठीक है, लेकिन इसके पहले ही वहां पे आंदोलन शुरू हो चुके थे। हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के वीडियो में डिटेल से इसके बारे में बात करी थी कि 1774 के अंदर एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है अमेरिका में, जिसे महादेशीय सम्मेलन कहा गया। ठीक है, यह अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हुआ था 1774 में पहला महादेशीय सम्मेलन। इसके 2 साल के बाद फिलाडेल्फिया में एक और महादेशीय सम्मेलन हुआ 1776 में। 4 जुलाई 1776 को यह सम्मेलन हुआ। इसी सम्मेलन में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा करी गई और इसी सम्मेलन में स्वतंत्रता का घोषणा पत्र यानी अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा यहां पे हुई, और इसको किसने तैयार किया था? थॉमस जेफरसन ने किया था। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एज इट इज ये पेपर में आ चुका है कई बार। वर्ल्ड हिस्ट्री के वीडियो में ऐसे ही हमने पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को डिटेल में कवर किया है एक सिंगल वीडियो में। उसमें आपको अमेरिकी क्रांति मिलेगी, आपको फ्रांस की जो रेवोल्यूशन थी वो मिलेगी, वहां पे नेपोलियन बोनापार्ट का इतिहास, इटली जर्मनी का एकीकरण, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, डिटेल में हमने उनको देखा है। प्लेलिस्ट से आप वीडियो को देख सकते हैं। अगला, पहला अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? पहला सवाल तो यह है कि जो अफीम वॉर्स हुए थे, 2 अफीम वॉर हुए थे। जो ये अफीम वॉर हुए ये किस किस के बीच में हुए? अफीम वॉर जो थे ये ब्रिटेन और चाइना के मध्य में हुए थे। ठीक है, जो पहला अफीम युद्ध था, पहला अफीम वॉर था, ये आपके 1839 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1839 से लेकर 1842 तक पहला युद्ध चलता है। जो दूसरा अफीम युद्ध था वो 1856 से 1860 तक चलता है। पहले वाले से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो पहली चीज आपने याद करनी है, जो अफीम युद्ध था वो ब्रिटेन और चाइना के मध्य में हुआ। ब्रिटेन और चाइना के मध्य में होने वाला पहला युद्ध कौन सा था? तो पहला अफीम युद्ध जो 39 से 42 के मध्य में लड़ा गया। यह युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? एक संधि होती है 1842 में जिसको कहा जाता है नानचिंग की संधि। नानचिंग भी इसको लिखते हैं और नानकिंग भी लिखते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पहले जो हांगकांग था वो चाइना के अधिकार में आता था। ठीक है, ये जो नानचिंग की संधि हुई थी 1842 में पहले अफीम युद्ध के बाद, इसी युद्ध के बाद चाइना ने हांगकांग का जो द्वीप था वो अंग्रेजों को दे दिया था, और 1997 तक यानी लगभग 150 साल तक हांगकांग ब्रिटेन के ही अधिकार में रहा। इसको आपने ध्यान रखना है। हांगकांग किसके पास गया बाद में? ब्रिटेन के। कब गया? अफीम युद्ध के बाद गया। 1842 में नानचिंग की संधि हुई थी, उस संधि के माध्यम से। ठीक है, अगला, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत की बात कही गई है? यह बात कही गई है वैशेषिक दर्शन में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जो वैशेषिक दर्शन है इसके जो प्रवर्तक हैं वो ऋषि कर्णाद हैं। यह जो दर्शन है यह बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक इसे माना जाता है। इसी के द्वारा, इसी दर्शन के अंतर्गत पहली बार परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ था, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? देखिए, अपरहत भूमि गुप्त काल को लेकर आपसे सवाल बन जाते हैं, गुप्त काल के प्रशासन को लेकर के। गुप्त काल में जो अपरहत होती थी यह बिना जोत के जो जंगली भूमि होती थी, यानी बिना जोती हुई जंगली भूमि, उसको कहा जाता था अपरहत।
ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सिंपल भाषा में बात करें तो अपहृत जो होता था इसका इस्तेमाल जंगलों की भूमि के लिए किया जाता था। ठीक है, गुप्त काल में यह प्रशासनिक व्यवस्था उनकी चलती थी कि जंगल वाली भूमि को, वनों की भूमि को अपहृत कहते थे। ठीक है, इसका अर्थ होता था अनउपजाऊ या जो बिना जोत के है, जिसमें जुताई नहीं की गई है। ठीक है, अगला, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष का वर्णन करने वाले ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन हैं? देखिए, हर्षवर्धन और जो चालुक्य नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय, इनके मध्य में एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। हर्षवर्धन ने पूरे उत्तर भारत को अपने अधिकार में कर लिया था और वो फिर दक्षिण की ओर बढ़े। हर्षवर्धन को दक्षिण की ओर आने से किसने रोका था, यह सवाल बन जाता है। तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। ठीक है, नर्मदा के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। यह जो वर्णन है इस पूरी लड़ाई का, यह वर्णन ऐहोल अभिलेख में मिलता है, जिसके रचयिता रवि कीर्ति हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के ही दरबारी कवि थे। इन्हीं के द्वारा जो ऐहोल अभिलेख है इसे लिखा गया और इसी में इन्होंने बताया कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन किया गया है और यह जो अभिलेख है यह संस्कृत में लिखा गया है, इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, एक और सवाल आपसे एक एग्जाम में पूछा गया था हर्षवर्धन को लेकर के, छोटा सा नया टाइप का वो सवाल था। हर्षवर्धन को लेकर बहुत सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं, अभी तक आपने भी देखे होंगे कि ह्वेनसांग किसके काल में आया था, प्रयाग में हर 5 साल में कौन महाधर्म सम्मेलन का वहां पे आयोजित करता था। बहुत सारे सवाल इससे बने हैं। एक सवाल इससे पूछा गया कि जब इसके भाई की मृत्यु हो जाती है, इसके बहनोई की मृत्यु हो जाती है, इसके पिता की हो जाती है, बहन घर त्याग कर देती है, हर्षवर्धन की आयु उस समय ज्यादा नहीं थी, सब इसकी जो परिवार वाले थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी और अब अगला राजा जो बनना था वो हर्षवर्धन को बनना था। सवाल आपसे यह पूछा गया था कि हर्षवर्धन का वो कौन सा सेनापति था जिसने इसको गद्दी पर बैठने के लिए उत्साहित किया था। यानी हर्षवर्धन गद्दी पर नहीं बैठना चाहता था, अपने किसी सेनापति के कहने पर यह गद्दी पर आया था। उस मंत्री का नाम, उस अधिकारी का नाम क्या था? उसका नाम था सिंहनाद। इसको आपने ध्यान रखना है, उसका जवाब भी यही था। हर्षवर्धन का एक प्रमुख यह मंत्री भी बाद में बना। ठीक है, अगला, इब्न बतूता भारत में किस सदी में आया था? अब आपने कई बार देखा है कि किसके काल में आया, तो आप आसानी से बता देते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड था वो 1325 से 1351 तक था। लगभग 1333 के आसपास ये भारत में आता है और ये आया कहां से था? तो ये अफ्रीकी देश मोरक्को से आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था और बाद में अपना दूत बनाकर इसे चाइना भेज दिया था। ठीक है, लगभग 1341 से 42 के मध्य में। सवाल अब उसने ये नहीं पूछा, अब आपको वर्ष तो पता है, उसने सदी पूछ ली। तो सदी का भी आपको आइडिया होना चाहिए। सदी का आइडिया ऐसे आपको लगाना है कि अगर 1300 समथिंग कुछ चल रहा है यानी ये 14वीं सदी चल रही है। अगर 1200 समथिंग कुछ चल रहा है, जैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई, तो 1200 समथिंग चल रहा है यानी वो कौन सी सदी है? वो 13वीं सदी है। जैसे हम देखते हैं वर्तमान में अभी क्या चल रहा है? 2025 यानी 2000 समथिंग चल रहा है। तो ये हम कौन सी सदी कहते हैं वर्तमान की? 21वीं सदी कहते हैं। तो सदी को इस तरीके से यहां पे लिखा जाता है। आपने देखा ये 1325 में आया था, 1333 में आया था, 25 में तो उसका शासन शुरू हुआ, यानी ये कौन सी सदी है? ये 14वीं सदी है। कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि 1333 में आया था यानी 13वीं सदी में आया। इसका आंसर क्या है? ये 14वीं सदी में आया था। ठीक है, अगला, तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी है? काफी फेमस पुस्तक है, दिल्ली सल्तनत की जानकारी से रिलेटेड, खासकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की पूरी जानकारी हमें इस पुस्तक में मिल जाती है। इस पुस्तक की इस नाम से 2 किताबें लिखी गई हैं, तारीख फिरोज शाही नाम से। एक किताब लिखी है शम्स सिराज अफीक ने, ठीक है, उसका नाम यहां पर नहीं है, और इसी नाम से दूसरी किताब लिखी है जियाउद्दीन बर्नी ने। ये वाली किताब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली किताब ज्यादा संबंधित है फिरोज शाह तुगलक के काल से, इसीलिए आपने इसी का नाम पहले याद करना है। ठीक है, अगला, इनमें से किस शासक ने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया था? अकबर के काल के, मुगल काल के मुद्राओं व्यवस्था को लेकर के, उसके सिक्कों के बारे में हमने मुगल काल वाली वीडियो में देखा था। अकबर के ही द्वारा एक सिक्का जारी किया गया था जिसे आना कहते थे।
अकबर का यह सिक्का जो था यह तांबे का होता था और इसको आना कहते थे। रुपए का 16वां भाग होता था ये वाला, ठीक है। अकबर ने चांदी के सिक्के भी जारी किए जिनको रुपया कहा गया, जिनको फिर सोने के भी सिक्के जारी किए जिनको मोहर कहा जाता था, ठीक है। चांदी का सिक्का वैसे सबसे पहले यानी रुपया नाम का जो सिक्का था वो सबसे पहले किसने जारी किया था रुपया नाम से, वो किया था शेरशाह सूरी ने। सूरवंश के बारे में, अकबर के बारे में, अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में, उसकी नीतियों के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में हमने डिटेल में बात करी है। आप अकबर जीके ट्रैकर सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगला, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था। देखिए मध्यकाल में यानी मुगल काल में बेसिकली या दिल्ली सल्तनत में जो बटाई शब्द था यह लगान निर्धारण करने का तरीका था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो बटाई शब्द था, बटाई या गल्ला बख्श भी इसको कहा जाता था, एक प्राचीन प्रणाली थी जो मुगल काल में भी चलती रहती थी, ठीक है। बेसिकली शेरशाह सूरी ने इस प्रणाली की शुरुआत करी थी। लगान निर्धारण के लिए उसने 3 प्रणालियों को अपनाया था। एक थी नश्क या कनकून प्रथा जिसको कहते थे, वो भी लगान निर्धारण से जुड़ी है। दूसरी थी नगदी और तीसरी थी गल्ला बख्श यानी कि बटाई प्रथा, ठीक है। अगला, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। देखिए वह कौन सी प्रथा थी, व्यवस्था थी जिसमें किसान खुद मालिक है भूमि का और खुद वो सरकार को टैक्स देगा यानी डायरेक्ट सरकार को टैक्स देगा। यह व्यवस्था थी रैयतवाड़ी प्रथा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। हमने देखा है ब्रिटिश काल की जो भूमि व्यवस्थाएं थी उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट भूमि व्यवस्थाएं यहां पे जारी करी थी। एक थी जमींदारी व्यवस्था जिसमें जमींदार भूमि का मालिक होता था, सरकार को टैक्स देने की जिम्मेदारी जमींदार की होती थी। दूसरी थी महलवाड़ी व्यवस्था, महल कहते थे गांव को, तो गांव पूरा का पूरा गांव जमीन का मालिक होता था, सरकार को टैक्स देने की जो जिम्मेदारी थी वो गांव की थी। तीसरी थी रैयतवाड़ी प्रथा। इसमें ये जो रैयत शब्द है इसका ही अर्थ होता है किसान, ठीक है। इसमें भूमि का मालिक किसान को माना गया और टैक्स देने की जिम्मेदारी उसी की थी। इसीलिए क्योंकि इसमें व्यक्ति यानी किसान और सरकार के बीच में कोई भी नहीं था, डायरेक्ट संपर्क था, इसीलिए सबसे अच्छी व्यवस्था रैयतवाड़ी को माना गया। हालांकि तीनों ही व्यवस्थाएं शोषणकारी थी, लेकिन जो उनमें भी सबसे अच्छी थी जिसमें किसानों का ज्यादा नुकसान नहीं था, किसान डायरेक्ट अंग्रेजों को टैक्स देते थे, सरकार को देते थे, वो रैयतवाड़ी थी। अगर हम तीनों में तुलना करें, तीनों के तीनों कैसी थी, शोषणकारी व्यवस्था थी ब्रिटिश काल की, ठीक है। लेकिन जमींदारी में क्या होता था, जमींदार ज्यादा शोषण करते थे क्योंकि उनको तो कैसे भी करके टैक्स ऊपर देना है। सारा जो फसल का हिस्सा होता था वो अपने पास रख लेते, किसानों को बहुत कम मिलता था। ऐसे ही महलवाड़ी में होता था। लेकिन रैयतवाड़ी में क्या हुआ, किसान ही जमीन का मालिक होता था, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई। देखिए जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने करी थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब स्वामी विवेकानंद 2 जगहों पर दिया गया है, लेकिन आप जानते हैं 1897 में उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। कब करी तो डेट सहित पूछा जा सकता है। 1 मई 1897 को इसकी स्थापना हुई। रामकृष्ण मिशन का जो हेडक्वार्टर उन्होंने बनाया वो वेल्लूर में बनाया, जो वेल्लूर है कलकत्ता में, वहां पर बनाया था, ठीक है। अगला, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी। 1947 में आजादी से पहले कांग्रेस का एक सम्मेलन होता है, बहुत ही ऐतिहासिक सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में भारत विभाजन का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने करी थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यहां पे भारत विभाजन का जो प्रस्ताव था उसे स्वीकृत किया गया था। इसे आपने ध्यान रखना है। कौन से अधिवेशन में, दिल्ली अधिवेशन में 1947 में हुआ था। जब भारत आजाद हुआ फिर अगस्त 1947 में, उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम भी कई बार पूछा गया है। विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। तो अलग अलग हैं, जेबी कृपलानी थे और जब प्रस्ताव पारित हुआ तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अगला, सिसगी क्या है। देखिए सिसगी क्या होती है। सिसगी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीधी रेखा में आ जाते हैं। यानी यहां पे सूरज होगा, यहां पे आपका चंद्रमा, यहां पे आपकी पृथ्वी, तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं। इसी स्थिति को कहते हैं सिसगी। इसे आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसे युति वियुति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जब तीनों के तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं उसे ही सिसगी, युति, वियुति कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है।
देखिए, पृथ्वी से सूर्य की जो अधिकतम दूरी है वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है, 150 के करीब। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको डेटा एग्जैक्ट में मिला हुआ है। आपने देखना है जो सबसे नजदीक है 150 के। सबसे नजदीक 150 के कौन है? 152.1 मिलियन किलोमीटर। यह पृथ्वी की सूरज से दूरी है। पृथ्वी और सूरज की दूरी को लेकर के बहुत सवाल बनते हैं आपसे। हमने देखा इनमें मैक्सिमम दूरी कितनी होती है, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के करीब। ठीक है, आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम दूरी किस दिन होती है। तो सूरज और पृथ्वी के मध्य में सबसे ज्यादा दूरी होती है हर साल 4 जुलाई को। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को अपसौर कहा जाता है। ठीक है, और पृथ्वी और सूरज सबसे नजदीक होते हैं 3 जनवरी को, और इस घटना को उपसौर कहते हैं। इसको भी ध्यान रखना है। अपसौर उपसौर क्या है? सूर्य और पृथ्वी की नजदीकी और दूर की दूरी। ठीक है, अगला, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्य अस्त होते हैं? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इस वजह से सूर्य उदय और सूर्य अस्त होते हैं, यानी दिन और रात होते हैं। यह सबसे पहले किसने व्याख्या किया था? इसकी व्याख्या सबसे पहले आर्यभट्ट के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसी से मिलता जुलता एक सवाल आपसे पेपर में पूछा गया था कि दिन और रात किस वजह से होते हैं। तो दिन और रात होते हैं पृथ्वी के घूमने के कारण, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण। ठीक है, और ये बात सबसे पहले किसने बताई? आर्यभट्ट के द्वारा बताई गई थी। ठीक है, भूप्रपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले मूल तत्व एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन है। इनकी मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या होगा? घटते हुए क्रम में बताना है। यानी इन तीनों में सबसे ज्यादा पृथ्वी की क्रस्ट में कौन सा तत्व पाया जाता है? आप जानते हैं तत्व पूछा है, तो पृथ्वी में सबसे ज्यादा जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारी भूप्रपट्टी में लगभग 46% के करीब है। इसके बाद आता है कौन सा? सिलिकॉन। सिलिकॉन लगभग 27% के करीब है, और फिर आता है एल्यूमिनियम जो लगभग 8% है। सिर्फ अगर धातु पूछा होता तो एल्यूमिनियम नंबर 1 पे होता, क्योंकि ऑक्सीजन तो गैस है, सिलिकॉन यहाँ पे आपका सेमीकंडक्टर है। तो सिर्फ धातु पूछेगा तो पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में धातु कौन सा है? वो एल्यूमिनियम है। लेकिन इसने तत्व पूछा है तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन और फिर एल्यूमिनियम। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम आपका यहां पर है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, क्या यह सही है? पहला आपका बिल्कुल सही है। हमने देखा है जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, निर्वाचन के समय वो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग में लेते हैं। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यह भी सही है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, क्या यह सही है? यह वाला गलत है। देखिए, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तब विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। महाभियोग में विधानसभा के सदस्यों की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। ये वाला कथन आपका गलत है, यही आपका उत्तर है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने एक एक सवाल को पूरी डिटेल के साथ, अतिरिक्त तथ्यों के साथ यहाँ पे करने का प्रयास किया, चीज़ों को समझने का प्रयास किया, चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने का हमने प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।